नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों के आंदोलन ने एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। मोदी सरकार को झुकाकर उस मोदी सरकार को, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कि अहंकार और दंभ से भरे हुए हैं और वो किसी भी तरह से जनता की आवाज़ को सुनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हर आंदोलन को दबाने कुचलने में लगे रहते हैं और इस आंदोलन के साथ भी उन्होंने यही करने की कोशिश की, हर संभव प्रयास किए कि आंदोलन छितर बितर हो जाए, टूट फूट जाए। ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया, साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये आंदोलन 100% सफलता के साथ खत्म हुआ है। और ये हाल के वर्षों में इस तरह की सफलता वाला कोई आंदोलन हमने नहीं देखा। किसान आंदोलन भी कामयाब हुआ था। उसने वो 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को मजबूर कर दिया था, घुटने टेक दिए थे उन्होंने। लेकिन जो और दूसरे सवाल उनके आंदोलन से जुड़े थे, जो दूसरी मांगे उन्होंने साथ में रखी हुई थी, उन पर आज तक केंद्र सरकार ने सकारात्मक ढंग से काम नहीं किया और किसान भी उसको फॉलो नहीं कर पाए, उसको मनवा नहीं पाए, सिवाय इसके कि 3 काले कानून वापस हो गए। एमएसपी के सवाल पर आज भी उसी तरह की धुंध बनी हुई है, यथास्थिति बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आंदोलन जिसने कुल 3 या 4 मांगे रखी थी और वो तमाम मांगे मानने को केंद्र सरकार, मोदी सरकार मजबूर हो गई। क्यों मजबूर हो गई, ये हम सब जानते हैं कि इस समय ये सरकार जिस कमज़ोर विकेट पर है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पाताल लोक में चली गई है। उनकी हर तरफ थू थू हो रही है, फजीहत हो रही है, उनका मजाक बनाया जा रहा है। और इस आंदोलन के दौरान हमने ये बखूबी देखा सोशल मीडिया में और दूसरी जगहों पर भी कि किस तरह से आम आंदोलनकारी छात्र भी उनका मजाक बना रहे हैं। जब उन्होंने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो भी बनाया तो उसकी भी जमकर छीछा लेदर हुई। तो प्रधानमंत्री की साख, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अब धरातल पर उतर आई है, धरती पर औंधे मुँह गिरी है। और इसके अलावा विपक्ष भी मजबूत हुआ है। इस आंदोलन को केवल कॉकरोच जनता पार्टी की सफलता मान लेना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी दलों की भी इसमें बड़ी भूमिका रही है। तो ये एक तरह का कहना चाहिए यूनाइटेड फ्रंट था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल विपक्ष के मिलजुल कर लड़ रहे थे, राहुल गांधी उसकी अगुवाई कर रहे थे, और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जंतर मंतर से शुरू होकर पूरे देश भर में फैल गया था। एक बड़ा ज़बरदस्त दबाव बना और मोदी सरकार को झुकना पड़ा, घुटनों के बल आना पड़ा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, इसको किसी भी तरह से कम कर नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन कुछ सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इस सरकार का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे इसने किसानों को धोखा दिया, किसानों से वादे किए और फिर मुकर गई, या उस दिशा में कोई काम करने के लिए वो तैयार ही नहीं हुई। इसी तरह से इस बार भी धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन बाकी की जो मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग, तो महत्वपूर्ण मांग मैं कहूँगा, वो ये है कि जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं, जिन्हें उत्पीड़ित किया गया है, जिन्हें जेल में रखा गया है, उन सारे मामलों को वापस लेना, उनको बेदाग करना उन छात्रों को, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरह के व्यक्ति हैं। ये जो कुछ भी दिल्ली में हमने वहशीपना देखा, पुलिस का बर्बरता देखी, उसमें निश्चित रूप से अमित शाह के निर्देशों का ही हाथ है। वही हैं जो दिल्ली पुलिस को इस के लिए उन्होंने प्रेरित किया कि वो जमकर लाठी गोलियों का इस्तेमाल करे। गोलियों मतलब पैलेट गन का इस्तेमाल तो किया ही, और शॉक बैटन का इस्तेमाल भी किया। और जो
जिस तरह से कोशिश की गई चिन्हित करने की आंदोलनकारियों को फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइसेस लगाकर मॉनिटरिंग करके, वो भी एक बड़ा खतरा है जो भविष्य में हमें दिखलाई पड़ेगा कि ये सारा डाटा अमित शाह ने अपने पास रख लिया है, गृह मंत्रालय में है और सारे आंदोलनकारी चिन्हित हो गए हैं। और उन आंदोलनकारियों को आगे चलकर, अभी तुरंत बेशक ना करें, लेकिन आगे चलकर उनको अगर टारगेट करती है ये सरकार, अमित शाह, गृह मंत्रालय, उनकी पुलिस, उनकी सीबीआई और ईडी वगैरह, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए एक लंबी लड़ाई की सोच के साथ उन्हें अभी मैदान में बने रहना होगा। कांग्रेस जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन शुरू में तो ये कहा गया था कि राजनीति में भी हम कदम रखेंगे। अब ये कांग्रेस जनता पार्टी अगर राजनीति में जाती है तो एक दूसरा खेल शुरू हो सकता है। लेकिन अगर वो एक मास मूवमेंट बनती है, पूरे देश भर में छात्रों को इकट्ठा करती है और उनके ज़रिए जो पूरा चाहे एग्जामिनेशन सिस्टम हो और चाहे एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम हो, उस सब को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की दिशा में काम करती है, तो वो ज़्यादा फलदायी होगा, ज़्यादा सकारात्मक होगा, बजाय इसके कि वो भी आम आदमी पार्टी की तरह राजनीति में कूद जाए और फिर उसे उसी तरह से केंद्र सरकार मसल दे जैसे कि आम आदमी पार्टी को मसला है। तो ये एक चुनौती भी है, एक लालच भी हो जाता है कई पार्टियों को सफलता मिलने के बाद कि अब तो राजनीति में इसको इनकैश करना चाहिए। अगर ये लालच से मुक्त हो पाई कांग्रेस जनता पार्टी, उसके नेता, तो निश्चित रूप से देश भर के तमाम छात्रों को, छात्र संगठनों को जोड़कर शिक्षा और रोजगार, इस मुद्दे पर अगर उन्होंने एक संग्राम छेड़ दिया तो ये एक देश में एक बड़ी क्रांति का आगाज होगा और ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि भी लेकर आएगा। लाखों करोड़ों छात्रों के लिए, युवकों के लिए भविष्य निर्माण का ये रास्ता खोलेगा। तो एक तो सबक ये है, सबक कई हैं इस आंदोलन के। एक बड़ा सबक तो ये है कि अब इस आंदोलन के बाद किया कैसे जाए, क्या किया जाए। एक बड़ा सबक ये है कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, सड़कों पर आ जाएं, डर से बाहर निकल जाएं, तो मोदी सरकार को गिराना, परास्त करना, उसको घुटनों पर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमने देख लिया किसान आंदोलन में और अब इस आंदोलन में। लेकिन दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंदोलन एक तो शांतिपूर्ण था, कहीं कोई वायलेंस नहीं हुई, युवा उत्तेजना में नहीं आए, कहीं के उकसावे में नहीं आए और अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से धैर्यपूर्वक करते रहे। पुलिस की लाठियां भी खाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने वो पत्थर नहीं उठाए। पत्थर चलाने वाले भी पुलिस के लोग थे या बीजेपी के लोग थे। आंदोलनकारियों ने पत्थर नहीं चलाए, ये साफ है अगर आप वीडियोस देखेंगे तो दूसरी बात यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से अगर संगठित आंदोलन चलाया जाए तो वो कारगर हो सकता है, वो सफलता तक पहुंच सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन को धर्मों से परे रखना होगा और उसमें सारे धर्मों के लोगों का, छात्रों का समावेश भी करना पड़ेगा। ये इस आंदोलन में हमने देखा कि देश भर में आंदोलन हुए और कहीं से हिंदू मुसलमान की बात नहीं आई। बीजेपी, मोदी सरकार ये भरपूर कोशिश करेगी कि आंदोलन को हिंदू मुसलमान में बांटा जाए। मीडिया ने ये काफ़ी हद तक करने की कोशिश भी की, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम जोड़कर। जाहिर है कि इशारा उनका हिंदू मुसलमान की राजनीति की तरफ ही था, लेकिन ये समझदारी कही जाएगी कि ये जो यंग लीडरशिप थी कांग्रेस जनता पार्टी की और आंदोलन की, वो इस बहकावे में नहीं आई, इस भड़काने में नहीं आई और उसने धार्मिक सांप्रदायिक एकता को बनाए रखा। ये एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब सामूहिक तौर पर आंदोलन होते हैं और सब लोग उसमें जुड़ते हैं, बिना जात पात के और बिना धर्म मजहब के, तो वो आंदोलन काफ़ी कारगर होता है। ये हमारा आज़ादी के आंदोलन का भी तजुर्बा है, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस को एकजुट किया, हिंदू और मुसलमानों दोनों को जोड़ा, जबकि उस समय वो चुनौती और भी बड़ी थी क्योंकि एक तरफ जिन्ना और मुस्लिम लीग का
सांप्रदायिक आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ आरएसएस, हिंदू महासभा और इस तरह के संगठन, दक्षिणपंथी हिंदू संगठन एक दूसरे तरह के हिंदू सांप्रदायिकता का आंदोलन चला रहे थे। वैसी सूरत में गांधी काफ़ी हद तक कामयाब रहे हिंदू मुसलमानों को एकजुट करके आंदोलन चलाने और अंग्रेज़ों पर दबाव बनाने में। तो ये जो हमारी विरासत है, उस विरासत को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो संगठित रहना है, अनुशासित रहना है, सांप्रदायिक विभाजन में नहीं फंसना है, राजनीतिक लोभ लालच में नहीं फंसना है। ये बहुत सारे लोभ लालच दिए जाएंगे। हो सकता है कि बीजेपी ही कल को कहे अभिजीत दीप्ते से कि हम आपको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं, हम आपको यहाँ का मंत्री वहाँ का ये बना देते हैं। ये तमाम लालच दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, दंड दिए जाते हैं राजनीति की तरफ से, और इससे आंदोलन विभक्त हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का अकेले का आंदोलन नहीं था। इसमें वामपंथी दलों के छात्र संगठन शामिल थे, और आपने देखा होगा कि जो एक महत्वपूर्ण नेता इसमें इस पूरे आंदोलन से और उभर कर आई वो है नेहा बोरा, जिसने अपनी समझदारी से, अपनी मैच्योरिटी से और अपनी वाक्पटुता से सबका ध्यान खींचा, सबको आकर्षित किया, और सबसे शक्तिशाली भाषण भी मंच से उसी ने दिया। उसकी आवाज़ सबसे बुलंद थी, सबसे ताकतवर थी। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सीजेपी का आंदोलन कहा ज़रूर जा रहा है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न छात्र संगठनों के साथ मिलकर खड़ा हुआ था आंदोलन, और इसमें विपक्षी दलों की भी उतनी ही भूमिका थी। इसीलिए जो शुरू में मैंने कहा था कि सीजेपी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ये आंदोलन उसकी बदौलत, हाँ उसकी शुरुआत उसने की थी, लेकिन ये आंदोलन अगर इस स्तर पर पहुंचा तो अकेले उसकी ताकत के भरोसे नहीं, बल्कि ये सम्मिलित ताकत थी विपक्षी दलों की भी, दूसरे छात्र संगठनों की भी, और जो पूरे देश भर में बिखरे छात्र और युवा हैं उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था उनको निकाल कर लाने में दूसरे छात्र संगठनों की भी उतनी ही भूमिका थी। तो कहने का मतलब यह है कि इस बड़े आंदोलन ने, इस सफल आंदोलन ने बहुत सारे सबक हमें सिखा दिए हैं। उनमें सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर आपको मोदी सरकार से लड़ना है, मोदी सरकार को झुकाना है, मोदी सरकार को एक लोकतांत्रिक रास्ते पर लाकर उसे जवाबदेह बनाना है, तो एक ही रास्ता है, एक ही कुंजी है इस ताले की, और वो ये है कि सामूहिक रूप से, संगठित रूप से सड़कों पर आंदोलन किया जाए। बिना सड़कों के आंदोलन के ये सरकार किसी की आवाज़ नहीं सुनती। आप देख चुके हैं कि संसद में ये सरकार बहुमत के बल पर बुलडोजर चलाती है, जो चाहे जैसे चाहे बिल पास करती है। और अब जबकि ये मामला सुलट गया है और सोमवार से फिर सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, संसद की कार्रवाई, तो आप देखिएगा कि एक एक करके वो बिल जो बहुत ही विवादास्पद हैं, जिनको इस रूप में पास नहीं होना चाहिए, वो सब आने शुरू हो जाएंगे और उनको सरकार ज़बरन ठेलेगी। वो जो साम दाम दंड भेद हैं, एजेंसियों का बल है, तोड़ फोड़ का बल है, जिसके चलते उसने कुछ संख्या अपनी बढ़ा ली है, लेकिन अभी 2/3 बहुमत तक नहीं पहुंची है। लेकिन वो उसको हासिल करने के लिए कुछ और दलों को दबाव में ला सकती है। तो जैसे डिलिमिटेशन का बिल है, वो एक खतरनाक बिल है। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है, वो बड़ा खतरनाक है, वो शायद इस सेशन में आएगा भी नहीं। लेकिन एक और ख़तरनाक बिल है जिसमें किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को अगर 30 दिन की भी जेल हो जाती है तो उसका करियर ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको पद से हटना पड़ेगा। तो और फिर उसके बाद जो कुछ होगा वो होगा, करियर तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पद से हटाने का एक खेल शुरू हो जाएगा। किसी भी मुख्यमंत्री को विपक्ष के जेल भेजो, 1 महीने तक जेल रखो और फिर उसे सरकार से हटा दो। तो ये खेल ये सरकार बहुत कुछ इस तरह के करती रही है, इसलिए आशंका है कि इसका दुरुपयोग ज़रूर होगा। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि इस जीत के जश्न में हमें होश नहीं गंवाना है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये सरकार
तमाम तरह की तिकड़में करती है, तमाम तरह के हथकंडे आजमाती है, और उनसे निपटने में अगर आप अकेले खड़े होंगे तो आपको वो तुरंत निपटा देगी। लेकिन अगर संगठित रहे, संगठित होकर आगे भी चलते रहे, तो ये सरकार काबू में रहेगी, अंकुश में रहेगी। और ये सरकार अब कमज़ोर सरकार है, इसका इकबाल अब वैसा बुलंद नहीं रहा। और अब ये भी उसके सहयोगी दल भी देख रहे हैं कि अब ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये सरकार अलोकप्रिय होती जा रही है, प्रधानमंत्री की अलोकप्रियता अब चरम पर पहुंच रही है। अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के दुरुपयोग से ही ये चुनाव जीत सकती है। और ये सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि इस देश में परिवर्तन अब चुनाव आयोग से नहीं हो सकता, चुनावों से नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव अब छल छद्म से करवाए जाएंगे और जीते जाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अब हर दिन एक आंदोलन का दिन होगा, और आंदोलन के जरिए, संगठित दबाव के जरिए ही इस सरकार को या तो अंकुश में लाना होगा या फिर इसे बदलवाना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक तरीका है। ये अंकुश में लाने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता कायम करनी पड़ेगी। जुडिशरी पर जो दबाव इस सरकार का है उसको कम करना पड़ेगा। संसद जिस तरह से चलनी चाहिए वैसे चले। हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं उनको भी अपनी स्वतंत्रता के साथ काम करने को मिले। तभी संभव है कि एक ऐसा वातावरण बने जिसमें स्वतंत्र चुनाव हो, और जो उस चुनाव में जीते, बेशक मोदी और बीजेपी जीतते हैं तो वो फिर सत्ता में आए, अगर नहीं जीतते हैं तो विपक्ष में बैठे। ये एक तरीका है लोकतंत्र का, और इसको बहाल करने के लिए अब आराम से बैठने का समय नहीं है, बल्कि इस जीत की ताकत को अपने दिल में संजोते हुए एक नए आंदोलन को खड़ा करने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।